इस वीडियो के माध्यम से पद परिचय पढ़ेंगे। तो पद परिचय के लिए सबसे पहले हम पहचान करेंगे शब्द की कि शब्द किसे कहेंगे। तो देखिए, शब्द भाषा के सार्थक स्वतंत्र इकाई शब्द है, यानी जो शब्द होता है वो अपने आप में स्वतंत्र होता है या अपना अर्थ देता है, अर्थात वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है और वाक्यों में प्रयुक्त होने पर शब्द पद बन जाता है। जब यही शब्द किसी वाक्य में काम आने लगे या प्रयोग में आने लगे तो पद बन जाता है। इन पदों का परिचय देना अर्थात वाक्य में प्रयुक्त शब्द का भेद, लिंग, वचन, कारक भेद और अन्य पदों के साथ संबंध बताना ही पद परिचय कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ बात कही वर्णों का सार्थक समूह, वर्ण यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो देखो, क, हलंत, ए, म हलंत, ए, ल हलंत, ए। जब इनको हम जोड़कर एक शब्द बनाएंगे तो सार्थक शब्द बनता है और वह शब्द बन जाता है कमल, जो कि अपना अर्थ दे रहा है। और जब यही शब्द किसी वाक्य में प्रयोग में लिया जाता है, जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, तो यहाँ कमल शब्द ना रहकर पद बन गया है। कमल यहाँ क्या बन गया है? कमल यहाँ क्या बन गया है? पद। अब हम सर्वप्रथम पद परिचय के लिए प्रयोग के आधार पर शब्दों के प्रकार पढ़ेंगे। हमारे व्याकरण में शब्दों को भी कई प्रकार से बांटा गया, तो हम उसमें प्रयोग के आधार पर पढ़ेंगे। तो प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द किसे कहेंगे और अविकारी शब्द किसे कहेंगे? देखिए, विकारी शब्द ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल के कारण परिवर्तन हो जाता है, यानी ये शब्द लिंग, वचन, काल के कारण अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं। अविकारी शब्द ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी अविकारी शब्दों में लिंग, वचन, काल के कारण किसी तरह से रूप परिवर्तन नहीं होता। विकारी शब्दों के अंतर्गत हमारे आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी शब्दों के अंतर्गत क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात आते हैं। सर्वप्रथम हम पद परिचय देने के लिए लिंग, वचन, कारक और काल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिंग के बारे में। लिंग स्त्री व पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं, यानी जो शब्द हमें स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पहला आपका पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, यानी जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। पुल्लिंग के उदाहरण देखिए, जैसे लड़का, घोड़ा, दूध, पानी, ये सब पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग में लड़की, घोड़ी, नदी आदि ये स्त्री जाति का बोध कराते हैं, तो ये क्या है? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। लिंग के बाद हम वचन के बारे में पढ़ेंगे। तो वचन देखो, वचन जिन शब्दों से एक या अनेक होने का पता चलता है उन्हें वचन कहते हैं। और वचन के दो भेद माने गए हैं, पहला आपका एक वचन, दूसरा बहुवचन। एक वचन जिन शब्दों से एक के होने का बोध होता है, यानी जहाँ हमें पता चले ये संख्या एक है या इनकी संख्या एक है, तो वहाँ एक वचन होता है। उदाहरण के लिए लड़का, नदी। बहुवचन में जिन शब्दों से एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, नदियाँ। देखो, एक वचन में लड़का, तो लड़का का बहुवचन हो गया लड़के, नदी, नदियाँ। वचन के बाद हम काल के बारे में पढ़ेंगे। तो काल किसे कहेंगे? तो ऐसे शब्द जो हमें समय का पता करवाते हैं या जो हमें समय की जानकारी देते हैं वो काल कहलाते हैं। तो देखो, समय का बोध कराने वाले शब्द काल कहलाते हैं। और काल के भेद की बात करें तो काल के तीन भेद होते हैं, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल। वर्तमान काल का मतलब है जो समय चल रहा है, यानी जो काम चल रहे समय में किया जा रहा है तो वह वर्तमान काल होगा। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, यानी मैं इस समय क्या कर रही हूँ? पढ़ा रही हूँ, तो ये वर्तमान काल है। भविष्य काल यानी जो समय आने वाला है, यानी जो काम आने वाले समय में किया जाएगा। तो आने वाले समय में किया जाने वाला काम भविष्य काल के अंतर्गत आएगा, जैसे मैं पढ़ाऊंगी। भूतकाल
जो समय बीत गया है। कहने का मतलब है यानी हमने वह काम कर लिया जब समय बीत चुका है, यानी जो समय बीत चुका उसी के अंतर्गत हमने क्या कर लिया है, काम कर लिया है। तो जो समय बीत गया है वो भूतकाल के अंतर्गत आता है। जैसे मैं पढ़ा रही थी, तो ये हो गया हमारा भूतकाल। अब हम कारक के बारे में पढ़ेंगे। तो कारक का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला, यानी क्रिया को करने वाला ही कारक कहलाता है। तो देखो, अर्थात वे शब्द जो वाक्य में आए संज्ञा आदि शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताते हैं वह कारक कहलाते हैं। यानी एक पूरा वाक्य है और वाक्य में संज्ञा भी हो सकता है, विशेषण भी हो सकता है, क्रिया भी, वो क्या बोलते हैं, जो भी शब्द आएंगे उन शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, कारक कहलाएंगे। कारक के भेद, कारक के प्रमुख भेद 8 होते हैं, यानी कारक के कुल कितने भेद होते हैं, 8 भेद। देखो कैसे याद करेंगे, ये कारक के नाम है आपके। 8 भेद देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कारक है हाँ आपके। और जो कारक के साथ जो चिन्ह लगे हुए होते हैं उन्हें कहते हैं विभक्ति चिन्ह। विभक्ति चिन्ह को ही हम परसर कहते हैं और विभक्ति चिन्ह को ही हम कारक चिन्ह भी कह सकते हैं। यानी विभक्ति चिन्ह, परसर्ग और कारक चिन्ह एक ही चीज है। तो कर्ता के साथ जो चिन्ह लगा होता है वो होता है ने, कर्म के साथ को, करण कारक के साथ से या के द्वारा, संप्रदान को या के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे। यानी कहने का मतलब ये है, ये आपके कारक हैं और कारक 8 हैं। तो आपके कारकों के साथ ही जो विभक्ति चिन्ह लगे होते हैं उन्हें विभक्ति चिन्ह, जैसे ये विभक्ति चिन्ह है तो इनको याद करने का तरीका एक कविता के रूप में इनको हम पढ़ेंगे। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, अधिकरण में, संबोधन है। तो इस तरह से हमें कारक के भेद भी याद हो जाएंगे और कारक चिन्ह भी याद हो जाएंगे। कारक के भेद और परसर्ग या परचिन्ह या कारक के चिन्ह पढ़ने के बाद अब हम ये पढ़ेंगे कि किस कारक में कैसे पता लगाया जाए वाक्य में कि ये कौन सा कारक है। तो सबसे पहले हम उनके बारे में छोटी सी जानकारी दे रही हूँ आपको। जैसे कर्ता, तो कर्ता जो कारक होता है वो वाक्य में क्रिया को करने वाला कारक होता है, यानी जिसके द्वारा क्रिया की जा रही है वो क्या कहलाएगा, आपका कर्ता। कर्म कारक, जिस पर क्रिया का फल पड़े, यानी जो काम किया जा रहा है, क्रिया का फल जिस क्रिया काम पे पड़ रहा है, यानी जिस कर्म पे पड़ रहा है वो आपका कर्म कारक होगा। करण कारक, वह साधन जिससे क्रिया की जाती है, यानी करण कारक एक साधन होता है जिससे क्रिया की जाती है। संप्रदान कारक, जिसके हित की पूर्ति क्रिया से होती है। अपादान कारक, जिससे अलग होने का भाव, शर्त, लज्जा, डर, तुलना, प्रारंभ का भाव होता है वो अपादान कारक होता है। संबंध कारक, क्रिया से भिन्न अन्य पदों के साथ संबंध बताना। अधिकरण कारक, क्रिया का आधार, कहने का मतलब क्रिया कहाँ से हुई, यानी क्रिया किस जगह से हो रही है उसके बारे में जो बताया जाता है, तो ये अधिकरण कारक होता है। संबोधन कारक, जिस संज्ञा को संबोधित किया जाता है, यानी संबोधन कारक में किसी भी संज्ञा को संबोधित किया जाता है और पता लगाया जाता है कि ये संबोधन कारक है। अब हम उदाहरण के द्वारा कारक को समझेंगे। मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं आपको, देखो। तो जो उदाहरण दिए हैं अब उन उदाहरणों को हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि वाक्य में कौन सा कारक है। तो पहला उदाहरण देखिए, राम पढ़ाता है, यानी क्रिया, पढ़ाना क्रिया है, ये किसके द्वारा हो रही है, राम के द्वारा। जब क्रिया राम के द्वारा होती है तो वाक्य में प्रयुक्त राम आपका क्या बन जाता है, कर्ता कारक, यानी क्रिया जिसके द्वारा की जा रही है, क्रिया जिसके द्वारा की जाएगी वो कर्ता कारक होगा। और यहाँ क्रिया का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो यह राम कर्ता कारक है। मैंने राम को पढ़ाया, देखो यहाँ कारक चिन्ह को आ गया, को कर्म कारक का है और संप्रदान में भी है, पर पहले हम कर्म कारक की बात कर रहे हैं। जब पढ़ाना क्रिया, यानी क्रिया का डायरेक्ट प्रभाव कर्म पे पड़ता है तो वहाँ क्रिया होती है कर्म कारक। तो मैंने राम को पढ़ाया, तो ये हो गई आपकी कर्म कारक। उसका भाई मेरी कक्षा में पढ़ता है, यानी का के की उसका भाई, संबंध कारक। तो इस वाक्य में कौन सा कारक है आपका, संबंध कारक। बिल्ली मेज पर बैठी है,
तो मैंने पर किसका बताया था आपको, अधिकरण कारक का। यानी क्रिया कहाँ से हो रही है, मेज पर, तो बैठना कहाँ पर है, मेज पर, तो ये क्रिया है, ये पर बैठी यानी मेज पर बैठी है, तो क्रिया के होने का साधन बताया जा रहा है, तो ये आपकी हो गई अधिकरण कारक। फल टोकरी में रखे हैं, रखना क्रिया किस में रखे हैं, टोकरी में, तो क्रिया का साधन पता, क्रिया की जगह पता चल रही है, तो इससे आपके ये हो गया अधिकरण कारक। हे राधा तुम यहाँ आओ, यहाँ संबोधित किया जा रहा है, किसको संबोधित किया जा रहा है, राधा को। जब किसी संज्ञा शब्द को संबोधित किया जाता है तो वहाँ संबोधन कारक होता है, और देखो राधा को संबोधित किया गया है, हे राधा, तो यहाँ संबोधन कारक है। अरे तुम कब आए, यानी तुम के बारे में बात की जा रही है, तुमको संबोधित किया जा रहा है कि तुम कब आए, तो ये अरे जो आया है वो आपकी क्या है, संबोधन कारक। तो हमने देखा कि जब हमने विभक्ति चिन्ह पढ़े तो विभक्ति चिन्ह में हमने देखा कि कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह, कर्म कारक की, सारी मैंने विभक्ति चिन्ह आपको बताई, पर आपने एक चीज नोट की होगी कि कर्म कारक का भी विभक्ति चिन्ह को है और संप्रदान कारक में भी विभक्ति चिन्ह को है। तो वाक्य में हम को कारक चिन्ह को देखकर कैसे पता लगाएं कि वाक्य कर्म कारक का उदाहरण है या संप्रदान कारक का उदाहरण, क्योंकि दोनों में हम देख रहे हैं कि कर्म कारक में भी विभक्ति चिन्ह क्या है, को है, और संप्रदान कारक में भी विभक्ति चिन्ह को है। तो वाक्य में प्रयुक्त को कारक चिन्ह को देखकर हम कैसे अंदाज लगाएंगे कि इस वाक्य में कर्म कारक है या संप्रदान कारक। तो सबसे पहले हम कर्म की बात करते हैं। तो कर्म, वाक्य में कर्म दो प्रकार का होता है। तो जो दो प्रकार के कर्म होते हैं वो पहला कर्म है आपका प्रत्यक्ष कर्म, दूसरा है अप्रत्यक्ष कर्म। यानी प्रत्यक्ष कर्म का मतलब होता है ये निर्जीव होता है, यानी ये कोई वस्तु होती है या कोई ऐसी चीज होती है जो निर्जीव होती है। तो प्रत्यक्ष कर्म हमेशा निर्जीव होता है, और अप्रत्यक्ष कर्म यह कर्म सदैव सजीव होता है। जैसे उदाहरण के द्वारा हम दोनों कर्म को समझे। प्रत्यक्ष कर्म का उदाहरण देखो, बालक दूध पी रहा है, पी रहा क्रिया है आपकी, बालक क्रिया करने वाला है, तो ये हो गया आपका कर्ता, ये हो गई आपकी क्रिया। और जो दूध है वो आपका कर्म है। तो दूध आप निर्जीव है, सब जानते हैं दूध निर्जीव होता है, तो निर्जीव दूध है, तो ये दूध जो है वो आपका प्रत्यक्ष कर्म है। तो इसका हम उत्तर कैसे पता करें या हम कैसे पता लगाएं कि ये निर्जीव है या सजीव या इसमें कौन सा कर्म है। तो यदि क्रिया से पहले हम क्या लगाकर उससे क्वेश्चन करें, उत्तर मिल जाएगा। जैसे बालक क्या पी रहा है, बालक दूध पी रहा है, यानी निर्जीव उत्तर हमको मिल जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये प्रत्यक्ष कर्म होता है। अब हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष कर्म की। तो अप्रत्यक्ष कर्म सजीव होता है। जैसे राम ने श्याम को मारा, यानी राम ने किसको मारा, श्याम को। तो किसको का जब उत्तर मिल रहा है तो वह अप्रत्यक्ष कर्म होता है, और श्याम सजीव में आता है। इधर दूसरा उदाहरण देख लीजिए, मैंने माताजी को पत्र लिखा, यानी लिखने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, पत्र पे। तो देखो ऐसी स्थिति में कैसे पता लगाएं कि कर्म कारक है या संप्रदान कारक। तो यदि क्रिया का प्रभाव जब शब्द के साथ को लगा हुआ हो तब लगे, जैसे लगे हमें कि शब्द के साथ को लगा हुआ है और क्रिया का प्रभाव उसी पे पड़ रहा है, तो वहाँ कर्म कारक होता है। ऐसे दूसरा उदाहरण देखिए, मैंने माताजी को पत्र लिखा, माताजी को, ठीक है, पत्र लिखा, तो यहाँ लिखने का प्रभाव पत्र पे पड़ रहा है, ना कि माताजी पे। तो ऐसी स्थिति में ये अप्रत्यक्ष कर्म है, और अप्रत्यक्ष कर्म हमेशा कौन से में चला जाता है, संप्रदान कारक में चला जाता है। एक उदाहरण से और समझेंगे आप, मैंने छात्र को पढ़ाया, यानी पढ़ाने का प्रभाव छात्र पे पड़ रहा है, तो ये डायरेक्ट क्रिया का प्रभाव जब छात्र पे पड़ रहा है तो कर्म कारक है। दूसरा उदाहरण देखिए, मैंने राधा को साड़ी दिलाई, दिलाने का प्रभाव साड़ी पे पड़ रहा है और राधा को, तो ये आपका अप्रत्यक्ष कर्म है और ये प्रत्यक्ष कर्म है। तो जब अप्रत्यक्ष कर्म ऐसे मिले हमको तो ये आपका संप्रदान कारक होगा। कर्म कारक और संप्रदान कारक में हम अंतर इस प्रकार और समझेंगे। जैसे कर्म कारक में कोई भी वस्तु देकर वापस ली जाती है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को कोई चीज दी जाएगी पर वो चीज वापस ली जाएगी। जब वाक्य में ऐसा पता चले कि कोई चीज देकर वापस ली जा रही है तो वहाँ कर्म कारक होगा। उदाहरण के लिए, मैंने धोबी को कपड़े दिए, कारक चिन्ह को दिख रहा है आपको, तो मैंने धोबी को कपड़े दिए, तो धोबी को या तो धुलवाने के लिए दिए या प्रेस करवाने के लिए दिए, तो कपड़े हम उससे वापस लेंगे। यानी कोई चीज देकर जब वापस ली जाएगी तो वो कर्म कारक के अंतर्गत आएगी। दूसरा संप्रदान कारक,
संप्रदान कारक में देने का भाव प्रमुख होता है, यानी चीज हमेशा के लिए दे दी जाती है। संप्रदान कारक में देने या उपकार का भाव प्रमुख होता है, यानी कोई चीज हमेशा के लिए दे दी जाती है। जैसे मैंने गरीबों को कपड़े और भोजन दिया, गरीबों को यानी को कारक चिन्ह है, तो मैंने गरीबों को कपड़े और भोजन दिया, तो ये चीज मैंने हमेशा के लिए दान कर दी, इसलिए इस वाक्य में संप्रदान कारक है। तो इन दोनों उदाहरणों से अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कर्म कारक और संप्रदान कारक में कैसे पता लगाएंगे। तो कर्म कारक में कोई चीज दी जाएगी और वापस ली जाएगी, संप्रदान कारक में कोई चीज देकर वापस नहीं ली जाएगी, यानी हमेशा के लिए दान में दे दी जाएगी। तो इस प्रकार हम वाक्य में कर्म कारक व संप्रदान कारक पहचानने के लिए हम यहाँ कुछ उदाहरण और देखेंगे और समझेंगे। जैसे मैंने बच्चों को कारक समझाया, यानी समझाने का प्रभाव कारक पे पड़ रहा है, तो यहाँ को बच्चों को, तो देखिए बच्चों को कारक समझाया, यह आपका अप्रत्यक्ष कर्म है, यह आपका प्रत्यक्ष कर्म है। तो जब अप्रत्यक्ष कर्म पर क्रिया का प्रभाव ना पड़ के प्रत्यक्ष कर्म पे पड़ रहा है, तो यह संप्रदान कारक है। मैंने बच्चों को समझाया, यानी समझाने का प्रभाव डायरेक्ट आपके अप्रत्यक्ष कर्म पे पड़ रहा है, तो यहाँ समझाने का प्रभाव जब, या ये मान लो कि जिस शब्द के साथ को लगा होता है उसके बाद कारक क्रिया आ जाती है, तो वो कर्म कारक हो जाता है। मैंने मीनल को उधार दिया, यानी उधार दिया हुआ वापस लिया जाएगा। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि कर्म कारक में कोई चीज देकर वापस ली जाती है, तो मैंने मीनल को उधार दिया और उधार दिया हुआ मैं वापस लूंगी, तो यहाँ कर्म कारक है। मैंने हिमांशु को उपहार दिया, यानी मैंने उसे कोई गिफ्ट दिया है, उपहार दिया है, जो मैं वापस नहीं लूंगी, तो कहने का मतलब है यहाँ पर संप्रदान कारक है, यानी यहाँ चीज हमेशा के लिए दी गई है, यहाँ चीज दी तो गई है पर वापस ली जाएगी। यहाँ क्रिया का प्रभाव शब्द के साथ जब को लगा हुआ हो, जिस शब्द के साथ को लगा हो और उसके बाद डायरेक्ट क्रिया आ जाए, तो वह कर्म कारक की पहचान है। और इस पहले वाले उदाहरण में देखें, मैंने बच्चों को कारक समझाया, यानी को के बाद कारक समझाया, यानी एक शब्द और आ रहा है, कर्म और आ रहा है, तो ये आपका संप्रदान कारक है। तो अब हम करण कारक व अपादान कारक में अंतर समझेंगे, क्योंकि दोनों ही कारक में देखो विभक्ति चिन्ह आपको से नजर आ रहा है। करण कारक का विभक्ति चिन्ह भी से है और अपादान का भी से है। तो जो करण कारक होता है वो साधन के रूप में काम में लिया जाता है और अपादान कारक अलग होने का भाव होता है। तो हम कैसे पता लगाए वाक्य में कर्ण कारक है या अपादान कारक है? तो पहचान के लिए यहाँ जो क्रिया होगी वो साधन, जिस क्रिया को करने के लिए यहाँ साधन यूज में होगा, और यहाँ अपादान में अलग होने का भाव होगा, लज्जा और डर का भाव होगा, सीखने का भाव होगा, प्रारंभ का भाव होगा या तुलना का भाव होगा। जब ऐसे ऐसे भाव में नजर आएंगे तो वहाँ अपादान कारक होगा। मैं एग्जाम्पल से आपको समझा रही हूँ। जैसे मैं साइकिल से विद्यालय जाता हूँ, यानी एक साधन के रूप में मैं साइकिल को काम में ले रहा हूँ और यहाँ कारक चिन्ह से है। इस सेकेंड उदाहरण में भी से, थर्ड में भी से, फोर्थ से, फिफ्थ में से, सिक्स्थ में से और सेवंथ में से, यानी सभी वाक्यों में कारक चिन्ह से दिख रहा है। तो हम कैसे डिफरेंस पता करें कि कर्ण कारक है या अपादान कारक? मैं साइकिल से विद्यालय जाता हूँ, यानी विद्यालय जाने के लिए मैं साधन के रूप में साइकिल को काम में ले रहा हूँ, तो इसमें आपका कर्ण कारक हो गया। मैं साइकिल से उतर गया, यानी साइकिल से मैं अलग हो गया, तो अलग होने का भाव किसमें होता है? अपादान में। तो सेकंड उदाहरण में आपका कारक हो गया अपादान कारक। मैं स्टेशन से आ रहा हूँ, यानी स्टेशन पीछे छूट चुका है, हम दोनों में दूरी आ चुकी है, मुझ में और स्टेशन में, तो यहाँ पे भी अपादान कारक। मुझे छिपकली से डर लगता है, और डरने का भाव भी किसमें होता है? अपादान कारक में, तो इसमें भी आपका अपादान कारक। मैं अध्यापिका से पढ़ता हूँ, पढ़ने का यानी सीखने का भाव आप किससे सीख रहे हैं? अध्यापिका से, तो ये भी कौन सा हो गया? अपादान कारक। मुझे बड़ों से शर्म आती है, यानी लज्जा का भाव जिसमें होगा वो भी अपादान कारक होगा। गंगा हिमालय से निकलती है, यानी हिमालय से गंगा निकलकर दूर हो रही है, तो यहाँ पे भी कौन सा कारक है? अपादान। यानी इन पूरे उदाहरणों में आपने देखा होगा सिर्फ एकमात्र ऐसा उदाहरण है जो कर्ण कारक का है, बाकी सभी उदाहरण किसके हैं? अपादान के। आशा करती हूँ पद परिचय में लिंग, वचन, काल, कारक पहचानना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो में हम विकारी शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया शब्दों का पद परिचय देना सीखेंगे। यदि आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।